जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अपने टारगेट को लेकर सीरियस वे में तैयारी कर रहे होंगे। तो आज को बहुत दिन बाद मौका मिला है लॉन्ग वीडियो बनाने का। और आज का टॉपिक हम लोग का रहने वाला है क्रामवेल के ऊपर। एक सेकंड, रेड पेन। ओके। आज का टॉपिक है हम लोग का हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड का टॉपिक है, जो कि आप लोग को बीए पार्ट 2 में या फिर किसी भी अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्स का हिस्सा हो सकता है। लेकिन हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड में क्रामवेल के ऊपर हम लोग आज को बात करने वाले हैं। क्रामवेल, जो कि इंग्लैंड के इतिहास में एक रोचक कहानी है क्रामवेल के बारे में। तो इसका उत्थान कैसे हुआ, सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं। इसके ऊपर टोटल 2 या 3 वीडियो कवर होगा। एक में हम लोग उत्थान के बारे में बात करेंगे और दूसरा में हम लोग बात करेंगे इसका देशी नीति और विदेशी नीति, मतलब गृह नीति और विदेश का नीति, ये दोनों के ऊपर बात करेंगे। तो ये वाला टॉपिक आप लोग का तब क्लियर हो जाएगा। तो एक वीडियो में उत्थान, जो कि आज को हम लोग कवर करने वाले हैं, और दूसरा वीडियो में देशी नीति और विदेशी नीति, क्रामवेल का क्या क्या रहता है, उसने क्या क्या किया था। तो ये सब के ऊपर हम लोग बात करने वाला है। और इससे बहुत सा ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अलग से। धार्मिक नीति के बारे में अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका न्यू मॉडल आर्मी क्या था, इसके ऊपर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। इसीलिए एक बार धैर्य से ये वाला टॉपिक को क्लियर करने के बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और एक बात, ये वाला टॉपिक पढ़ते पढ़ते हम लोग जाके कनेक्ट हो जाएंगे 1688 तक। हम लोग कनेक्ट होने वाले हैं, मतलब कि जब गौरवपूर्ण क्रांति होता है इंग्लैंड में, वहां तक का कहानी हम लोग कवर करने वाले हैं। और इसके बाद तो मैंने आप लोग को बताया ही है, विलियम थर्ड, जेम्स द्वितीय, सब जेम्स द्वितीय, विलियम थर्ड, मैरी, ये सब के बारे में हम लोग आगे कवर कर चुके हैं। तो ये वाला पोर्शन जो कि क्रामवेल का पोर्शन है, ये वाला हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड में हम लोग का छूट चुका था बहुत दिन पहले से ही। तो आज को मौका मिला है बताने का। तो आप लोग बहुत ध्यान से 30-40 मिनट, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में बहुत कुछ कवर करना होता है, इसीलिए लगभग लगभग 30-40 मिनट आपको धैर्यवान बन के सुनना है, समझना है। इसका पीडीएफ ऑलरेडी मैंने आप लोग को टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी टेलीग्राम पे जुड़े होंगे वो अभी तक पढ़ चुके होंगे। थोड़ा मोड़ा समझ में भी आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और जो भी अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, वो जुड़ के अपना पीडीएफ वहां पर से देख सकते हैं, जो भी यहाँ पे हम बताने वाले हैं। ठीक है। तो ये सब तो बेसिक बेसिक बात हो गया, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग क्रामवेल का देखेंगे उत्थान। अब देखिए, किसी का भी उत्थान होता है, किसी भी साम्राज्य का, किसी भी पर्टिकुलर शासक का जब उत्थान होता है, तो इसका पीछे बहुत सारा कारक काम कर रहा होता है। सिर्फ एक कारक के ऊपर उत्थान नहीं होता, या तो तरह तरह का कारक होता है। पहला कारक हम लोग बोल सकते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता हो जाती है, तब जो है दूसरा कोई लीडर आ जाता है गद्दी पर। दूसरा रीजन होता है कि सामाजिक में ऐसा ऐसा परिवर्तन हो रहा है, जो कि प्रेजेंट का रूलर उसको झेल नहीं पा रहा है, जिससे कि समाज का दशा, मतलब वहाँ का जनता, प्रजा लोग जो है करंट रूलर से परेशान आ गया। तो उस सिचुएशन में एक महत्वाकांक्षी राजा या फिर महत्वाकांक्षी इंडिविजुअल कोई, या फिर एक समूह आता है। हम लोग समूह का तो बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आज को हम लोग इंडिविजुअल क्रामवेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक महत्वाकांक्षी, जो कि प्रेजेंट में जो सरकार है या फिर प्रेजेंट में जो रूलिंग कर रहा है, जनता को ऐसा फील होता है कि ये जो दूसरा वाला बंदा है, ये आप लोग को यदि अच्छा कर सकता है, तो सब सहानुभूति जो है वो दूसरा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो ये भी एक कारक बनता है। चौथा कारक ये रहता है कि जो प्रेजेंट में जो रूलिंग कर रहा है, वो स्वेच्छाचारी ढंग से रूलिंग कर रहा है। तो ये सब मोटा मोटी कुछ कुछ पॉइंट, अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि किसी का उत्थान कैसे होता है, तो ये सब मोटा मोटा पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि किसी का उत्थान इस तरीका से हो सकता है। ठीक है, जो कि उचित भी है। और ये क्रामवेल में भी ये सब भूमिका हम लोग का इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसा ही कुछ क्रामवेल के उत्थान में भी देखने को मिलता है। इससे पहले हम लोग नेपोलियन का उदय, हम लोग इससे जस्ट पहले कवर किए हुए थे। तो वहां पे भी हम लोग यही चीज देखे थे कि नेपोलियन का उदय में किस तरह से वहां का राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य दृष्टि से सैन्य ताकत भी इम्पोर्टेंट रखता है। तो वहां से भी आप लोग ये बात को सीख सकते हैं कि किसी का उत्थान कैसे होता है। ठीक है। तो ये वाला तो भूमिका है, भूमिका
आप लोग को ग्रेजुएशन में भूमिका लिखने के लिए स्टार्टिंग में ही लिखना पड़ता है, तो ये भूमिका पर हम लोग बाद में आएंगे, क्योंकि भूमिका पूरा क्वेश्चन आंसर समझने के बाद लिखा जाता है, ठीक है। अभी आप लोग को मौखिक वे में, जो कि ये नोट्स में नहीं दिया हुआ है, वो मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, जो कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बात कर रहे हैं क्रामवेल के बारे में। पूरा ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, उसके बाद कोई दूसरा वीडियो आप लोग को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्रामवेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके पहले का हम लोग को थोड़ा सा सिनेरियो को देखना पड़ेगा कि इसके पहले, क्रामवेल के पहले आखिरकार इंग्लैंड में क्या हो रहा था ऐसा, जिससे कि क्रामवेल का उत्थान में सहायक हुआ। तो क्रामवेल के पहले एक रूलर है जो कि है चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स फर्स्ट। ये रूल कर रहे थे इंग्लैंड में। जाहिर सी बात है, चार्ल्स फर्स्ट रूल कर रहे थे, इसके बाद क्रामवेल ने इसको जड़ से उखाड़ फेंक दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसने क्या कर रहा था चार्ल्स प्रथम? ये एक स्वेच्छाचारी शासक था। स्वेच्छाचारी शासक का मतलब ये है कि वो सिर्फ अपना मर्जी का काम करता था, जनता से उसको कोई मतलब नहीं था, और वो अपने ढंग से काम किया करता था। जब चाहे तब स्पेन पे वार कर देता था, डच पे, आयरलैंड पे। तो ये सब चार्ल्स प्रथम हम लोग का मेन मुद्दा नहीं है, बस आप लोग को पीछे का सिनेरियो इसलिए समझा रहे हैं ताकि क्रामवेल अच्छा ढंग से समझ में आ सके। तो चार्ल्स प्रथम के ही टाइम में बहुत ज्यादा राजा और संसद के बीच संघर्ष भी चलता रहा, बहुत दिन तक, बहुत बार। इसने क्या किया, 4 साल में 3 बार संसद को बुलाया और संसद को भंग भी किया। ये मतलब संसद को पूरा होने ही नहीं दिया। तो आप समझ सकते हैं कि संसद अगर पूरा तरीका से काम ही नहीं करेगा, तो फिर जनता का रिप्रेजेंटेटिव वहां पे बैठेगा ही नहीं, जनता का बात कोई सुनेगा ही नहीं। तो इसीलिए जनता में एक आक्रोश का भावना था चार्ल्स प्रथम को लेकर के, चार्ल्स फर्स्ट को लेकर के, ठीक है। और क्या बात था कि चार्ल्स प्रथम टैक्स भी लगा दे रहा था। वो उसको जब वार करने का जरूरत पड़ता स्पेन से या डच लोग से, जब वार करने का जरूरत होता तो वो टैक्स लगा देता, बहुत ज्यादा टैक्स लगा देता जनता पर, जो कि जनता को आक्रोश में विरोध करने के लिए मजबूर कर रहा था। तो यही सब सिनेरियो में क्रामवेल का उत्थान होता है। जब देख रहा था कि प्रेजेंट रूलिंग जो कि चार्ल्स प्रथम का है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसी सिनेरियो में, वही स्थिति में क्रामवेल का जन्म होता है। जन्म होता है का मतलब ये नहीं कि जन्म होता है, जन्म तो 1599 में ही हो गया था, लेकिन जन्म का मतलब ये है कि उसका उत्थान होना स्टार्ट होता है, क्योंकि अब जो करंट सत्ता है वो थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, इसीलिए क्रामवेल का उत्थान हो रहा है। और इसमें एक बात समझने वाला है, ये तो समझ में आ गया। तो क्रामवेल वो पार्टी का मेंबर बन गया जो कि राजा के विरुद्ध था, क्योंकि राजा ऐसा ऐसा, चार्ल्स प्रथम ऐसा ऐसा काम कर रहा था जो कि संसद को पसंद नहीं आ रहा था, और संसद में एक गुट बन गया जो कि राजा को पसंद नहीं करता था, जिसमें कि क्रामवेल सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो क्रामवेल इंपॉर्टेंट था। इसने क्या किया आगे चल करके, 1649 में, आगे चल करके क्रामवेल ने 1649 में एक रंप पार्लियामेंट बनाया, एक रंप पार्लियामेंट, ठीक है। इसका भी एक अलग कहानी है। रंप पार्लियामेंट का मतलब यह है कि संसद में ऐसा सीन हुआ कि जो भी क्रामवेल को मानने वाले थे वही सिर्फ संसद के अंदर रह पाए, बाकी सबको बाहर, जबरन बाहर कर दिया गया, ठीक है। मतलब कि जो चार्ल्स प्रथम के जो पक्ष में थे, जो चार्ल्स प्रथम के पक्ष में थे, उसको क्या किया गया, उसको बाहर कर दिया गया। लगभग 150 मेंबर को बाहर कर दिया गया, और रंप पार्लियामेंट में ओनली 53 मेंबर को लेकर के संसद बना दिया गया, जिसको कि रंप संसद कहा गया, रंप पार्लियामेंट जिसको कि कहा गया, ठीक है। तो रंप पार्लियामेंट में कौन है? रंप पार्लियामेंट में सिर्फ और सिर्फ क्रामवेल के चाहने वाले हैं, अदर कोई नहीं है वहां पे। तो ये है रंप पार्लियामेंट। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि क्रामवेल का सत्ता धीरे धीरे मजबूत होना स्टार्ट होता है, जब से वो रंप पार्लियामेंट को वो फॉर्म करता है, ठीक है। तो रंप और पार्लियामेंट को फॉर्म करने के बाद उसने आगे जा करके, मतलब कि 1649 में ही, 1649 में ही इसने क्या किया, चार्ल्स प्रथम पर महाभियोग चलवा दिया। चार्ल्स प्रथम पे महाभियोग चलवा करके चार्ल्स प्रथम को फांसी पे चढ़वा दिया गया। ये काम पहले भी हो चुका था, दो बार ट्राई किया गया कि चार्ल्स प्रथम को सूली पर लटका दिया जाए, चार्ल्स प्रथम को बहुत कड़ा दंड दिया जाए, क्योंकि वो अत्याचारी रूप से शासन कर रहा था, किसी को अच्छा तरीका से नहीं शासन कर रहा था। इसीलिए सोचा जाए, मतलब इसीलिए उसको फांसी में चढ़ाने का निर्णय लिया गया, जिसमें कि क्रामवेल का भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट है। क्रामवेल ने ही इसके ऊपर
तीसरा बंदा था जो कि इसके ऊपर दस्तखत किया था, चार्ल्स प्रथम के फांसी के ऊपर। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि क्रामवेल का पीछे का सिनेरियो क्या क्या हो रहा था, चार्ल्स प्रथम के साथ क्या क्या हो रहा था, और ये रंप पार्लियामेंट क्या क्या था। इसके अलावा भी बहुत सारा पार्लियामेंट बना जिसको कि लघु पार्लियामेंट कहा गया, दीर्घ पार्लियामेंट कहा गया। तो वो वाला गहराई में भी नहीं जाना है, तरह तरह का पार्लियामेंट इसके पहले बन चुका था। लेकिन ये रंप पार्लियामेंट बहुत इफेक्टिव रहा, बहुत इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि इसका नेता क्रामवेल स्वयं था। ठीक है, तो ये वाला पीछे का सिनेरियो है। अब हम लोग आते हैं आंसर पर। तो इंग्लैंड का इतिहास पढ़ रहे हैं आप लोग को पता होगा कि इंग्लैंड कहाँ पे आता है। ये इसको यदि हम लोग इंडिया मान लेते हैं तो यहाँ से अरब सागर पार करेंगे, यहाँ बीच में लाल सागर पार करेंगे, यहाँ भूमध्य सागर पार करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फ्रांस पार करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश चैनल पार करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इंग्लैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इसके कंपैरिजन में बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इंग्लैंड का जो सिस्टम है, मतलब ये मान लेते हैं हम लोग एक तरह का इंग्लैंड है, और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इसका ये द्वीप है। इंग्लैंड इस तरह काम करता है। ये ऊपर वाला द्वीप अलग है, यहाँ पे अलग है, और ये वाला द्वीप इंग्लैंड कहलाता है, ये वाला वेल्स कहलाता है, और ये वाला उत्तरी स्कॉटलैंड कहलाता है, सॉरी आयरलैंड कहलाता है, और ये वाला आयरलैंड कहलाता है, और ये वाला स्कॉटलैंड कहलाता है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि इसी सब का काम है। ये सब अगर आप लोग को लोकेशन पता है कि किसका लोकेशन कहाँ है नहीं है, तो समझने में ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। ये आयरलैंड है, उत्तरी आयरलैंड है, ये आयरलैंड है, और ये है स्कॉटलैंड, ये है वेल्स, और ये है इंग्लैंड। ठीक है, आई होप कि ये वाला इंग्लैंड का आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आते हैं। 17वीं सदी में इंग्लैंड का एक राजनीतिक और सैन्य नेता के रूप में ये उभर करके आया, जो 1658 में तो वैसे इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन इस अवधि के दौरान इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड का राष्ट्रमंडल में लॉर्ड प्रोटेक्टर या राज्य प्रमुख के रूप में कार्य किया। अब ये समझ में आ गया इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड का मतलब क्या है, कि किस किस एरिया में वो रूल कर रहा था। तो वो प्रोटेक्टर बन गया। युद्ध में क्रूर और उन्होंने ब्रिटिश सम्राट को सत्ता से हटाने के लिए 2 बार सफल प्रयास किए, जो अभी मैंने आपको बताया कि 2 बार ट्राई किया गया चार्ल्स प्रथम को हटाने का। ठीक है, ब्रिटिश सम्राट को सत्ता से हटाने का 2 बार प्रयास किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल इसके बारे में कहते हैं कि क्रामवेल एक तानाशाह है, मतलब कि एक डिक्टेटर है। क्रामवेल डिक्टेटर था, जो कि प्यूरिटीन धर्म का समर्थक कर था, एकदम कड़ा वाला समर्थक, और कैथोलिक का एकदम तगड़ा वाला निंदा करने वाला था। अब ये प्यूरिटीन और कैथोलिक क्या है, ये आप लोग को हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड यदि आप लोग पढ़ रहे होंगे तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ईसाई धर्म में ही 3-4 संप्रदाय आ जाता है। एक हो जाता है कैथोलिक, हो जाता है एक, हो जाता है प्रोटेस्टेंट, एक हो जाता है प्यूरिटीन, और आगे चल के एंग्लिकन चर्च भी हो जाता है, और एक बन जाता है जिसको कि कहा जाता है प्यूरिटिस्टीन कहा जाता है। ठीक है, तो इतना ईसाई धर्म से ही अलग अलग मानने वाला, मतलब कि विचारधारा जिसको कि बोल सकते हैं, अलग अलग विचारधारा फूट फूट करके अलग अलग होते गया, और सब में एक दूसरे के लिए नफरत की भावना पनपते गया। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म में जैसे कि 2 भाग में बांटा हुआ है, हीनयान और महायान। क्या है, बौद्ध धर्म ही है, दोनों बौद्ध धर्म ही है, लेकिन इसका आइडियोलॉजी मिलता नहीं है, आइडियोलॉजी अलग अलग है। इसीलिए ये बौद्ध धर्म 2 शाखा में बांट गया। उसी प्रकार हम लोग जैन धर्म भी देखते हैं, 2 शाखा में बांट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। ये दोनों का भी आइडियोलॉजी मिलता नहीं है एक दूसरे से। ये बोलते हैं हम सर्वश्रेष्ठ हैं, ये बोलते हैं हम सर्वश्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार से ईसाई धर्म भी बट गया, जिसमें कि कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, प्यूरिटीन, एंग्लिकन चर्च, ये सब आ गया। ठीक है, ये बेसिक बात है जो कि आप लोग को हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड में पढ़ते समय आप लोग को बार बार ये शब्द का जिक्र हो रहा होगा। तो आई होप कि ये शब्द आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, इसका जन्म कब होता है? 1599 में जन्म होता है, हटिंगटन के पास धनी परिवार में होता है, और हेनरी अष्टम का मंत्री थॉमस क्रामवेल का वंशज होता है। तो ये सब तो मोटा मोटी बात है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो इसमें समझने वाला बात नहीं है, इसमें समझने वाला बात यहाँ से है, क्रामवेल के उत्थान के कारण। तो इसको आप लोग 5 पॉइंट मोटा मोटी बांध सकते हैं, 5 पॉइंट में इसको कवर कर सकते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि आप इसी वे में अपना आंसर को लिखें, आपका मर्जी, जिस तरह से आपको समझ में आ रहा है उस हिसाब से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सिविल युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन। तीसरा पॉइंट है प्यूरिटीन विचारधारा का प्रभाव।
चौथा पॉइंट है न्यू मॉडल आर्मी, अब पार्लियामेंट का उत्थान है पांचवा पॉइंट। तो ये पांचों पॉइंट को हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है। इसके बाद हम लोग गृह नीति और विदेश नीति हम लोग नेक्स्ट डे कभी बात करेंगे। तो सबसे पहला है सिविल युद्ध। अब देखिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बता रहा था कि चार्ल्स प्रथम के टाइम पीरियड में संसद का बुरा हाल था। हमेशा संसद वर्सेस राजा, राजा वर्सेस संसद हमेशा होते रहता था। अच्छा, एक बात और, ये जो जब जब मैं आपको संसद वर्सेस राजा बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि संसद का सभी सदस्य वर्सेस राजा। इसके ऊपर मैं आप लोग को शायद 2 या 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ इसके ऊपर। राजा, इंग्लैंड में राजा और संसद के बीच संघर्ष का क्या कारण था, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। आप लोग को बहुत हेल्पफुल रहेगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड समझने में। आपको सब कुछ ये सब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड के नाम से जो बना हुआ है, या नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उस सब का फायदा उठा सकते हैं हर चीज का, और हर चीज का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो यहाँ वापस आते हैं सिविल युद्ध के बारे में। तो चार्ल्स प्रथम के टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, सिविल युद्ध हो रहा था। सिविल युद्ध का मतलब ये है कि जब जनता जो है राजा से खुश नहीं होता है, तो वो लोग विद्रोह करता है, जिसको कि सिविल युद्ध कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो रहा था 1642 से लेकर 1651 तक। और ये सिविल युद्ध बहुत बड़ा अवसर प्रदान करता है क्रॉमवेल का उत्थान में, क्योंकि जब जनता खुश नहीं है और उसको एक नया लीडर चाहिए जो उसको खुश कर सके, तो वो क्रॉमवेल ये उभर करके सामने आता है, वो लीडर। जैसे पार्लियामेंट और राजा के बीच संघर्ष था। यह युद्ध राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता के कारण था, जो अभी मैंने आपको बताया कि राजनीतिक में क्या प्रभाव रहा और सामाजिक में क्या रहा। और क्रॉमवेल, अच्छा एक बात और है, एक बात और है चार्ल्स प्रथम से इंटरेस्टिंग, कि ये कैथोलिक धर्म को मानने वाला था। ये कट्टर कैथोलिक था, जो कि जनता को बिल्कुल पसंद नहीं था। वहां का जो संसद है, वहां पे अधिकतर प्रोटेस्टेंट धर्म के व्यक्ति थे, प्यूरिटन धर्म के व्यक्ति थे, प्रोटेस्टेंट धर्म के व्यक्ति थे। कैथोलिक को वहां का अधिकांश संसद जो है कैथोलिक को घृणा की नजर से देखते थे। और चूंकि राजा ही एक कैथोलिक धर्म का व्यक्ति है, तो फिर उन लोग के आपसी विरोध होना तो लाजमी सी बात है। और ऊपर से चार्ल्स प्रथम ने एक कदम और आगे बढ़ के क्या किया, मार्गरेट नाम की एक लड़की से शादी कर लिया, जो कि एक कैथोलिक, स्वयं एक कैथोलिक थी। और आगे जा करके चार्ल्स प्रथम इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी होता है, कैथोलिक के लिए वो बहुत ज्यादा काम भी करता है। तो इसीलिए ये सब भी रीजन रहता है जिसके कारण कि जनता विद्रोह कर रहा होता है, और वो एक नया नेता को तलाश कर रहा होता है जो कि प्रोटेस्टेंट का समर्थन करे, जो कि उसको क्रामवेल के रूप में मिलता है। तो आई होप कि ये सब समझ में आ रहा होगा कि क्या सिनेरियो चल रहा था और क्रामवेल का उत्थान कैसे कैसे हो रहा था, ठीक है। सिविल युद्ध ने ब्रिटेन के राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता का संघर्ष किया। इसमें राजा चार्ल्स प्रथम और पार्लियामेंट के बीच विवाद था। यह युद्ध स्थापित अधिकार वर्ग प्यूरिटन समर्थकों के बीच में एक राजनीतिक संघर्ष था। ये मैंने आपको बताया है कि क्या था ये। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट नंबर फर्स्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सिविल युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता में क्रामवेल का उत्थान में किस प्रकार से सहायक भूमिका निभाया, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट 2 का बात करते हैं, राजनीतिक राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन। तो ये वाला भी बेसिकली ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, वही सब है। इंग्लैंड के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अस्थिरता थी। अस्थिरता क्यों थी, क्योंकि चार्ल्स प्रथम का शासन, रंप पार्लियामेंट का शासन, लघु पार्लियामेंट का शासन और दीर्घ पार्लियामेंट का शासन। तो ये सब का आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये सब कारण से राजनीतिक अस्थिरता हो गई थी, जिसका उपयोग क्रामवेल ने अपने उत्थान के लिए किया। चार्ल्स प्रथम का शासन से जनता राजनीतिक और सामाजिक रूप से खुश नहीं थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रामवेल ने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। आप देखिए कि इसका परिवर्तन क्या क्या था। तो परिवर्तन, पुरातन समर्थक, पुरातन का मतलब क्या है, प्यूरिटन समर्थन, प्यूरिटन समर्थन। तो इसके ऊपर भी आप 2-3 लाइन लिख सकते हैं। ये जो भी पॉइंट है, ये जो भी पॉइंट यहाँ पे मैंने आप लोग को मेंशन करके रखा हुआ है, इसके ऊपर भी आप लोग 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं। राजनीतिक प्रणाली में परिवर्तन, इसके ऊपर भी 2-3 पॉइंट पर लिख सकते हैं। राजनीतिक प्रणाली में क्या परिवर्तन किया, वही रंप पार्लियामेंट वो लेकर के आया। उसके बाद उसने सिर्फ अपना जो उसको जो चाहने वाला था उसी को सिर्फ राजनीति में हिस्सा लेने दिया, बाकी को हटा दिया। तीसरा बात है कि पार्लियामेंट की महत्वपूर्ण भूमिका, पार्लियामेंट का एक महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित किया, जो कि चार्ल्स प्रथम के टाइम पीरियड में देखने को नहीं मिलता है। और सबसे लास्ट पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता भी ये देने का कोशिश किया बाकी सभी को। क्यों, क्योंकि वो लोग पहले तो कैथोलिक रूल कर रहा था, चार्ल्स प्रथम तो कैथोलिक था, तो प्यूरिटन धर्म को तो अच्छा तरीका से
ट्रीट नहीं किया जा रहा था। इसीलिए जब क्रामवेल जब बनता है, शासक बनता है, तो वो धार्मिक स्वतंत्रता लागू करता है और प्यूरिटन धर्म को वो समर्थन करता है। तो ये दूसरा पॉइंट भी आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग तीसरा पॉइंट में बात करते हैं पूरा प्यूरिटन विचारधारा का प्रभाव। प्यूरिटन विचारधारा का प्रभाव, ये वाला भी क्रामवेल पूरा प्यूरिटन विचारधारा के प्रभाव में थे और उन्होंने उस अपने शासन काल में धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया और अन्य मतभेदों के प्रति सहिष्णुता को प्रोत्साहन किया। एक इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो धार्मिक स्वतंत्रता ये दे रहा था, ये जो धार्मिक स्वतंत्रता दे रहा था, ये सभी धर्मों के लिए नहीं दे रहा था, ये सभी धर्मों के लिए नहीं दे रहा था, ये सिर्फ दे रहा था प्रोटेस्टेंट वर्ग, जो कि ये खुद था, प्यूरिटन वर्ग, प्यूरिटन वर्ग और अपना जो ये है ज्यूस कम्युनिटी, ज्यूस लोग को, ज्यूस लोग को, बस यही दोनों को ये जो है सपोर्ट कर रहा था। बाकी इसने कैथोलिक को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, ये बात को ध्यान देना है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि उसने कैथोलिक को भी बढ़ चढ़कर पार्लियामेंट में हिस्सा लेने दिया या फिर कैथोलिक को सपोर्ट किया, वो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। उसने केवल प्यूरिटन प्रोटेस्टेंट धर्म को ही उसने सपोर्ट किया था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि प्यूरिटन विचारधारा का प्रमुख लक्ष्य धार्मिक शत्रुता के खिलाफ सत्ता का समर्थन करना था। क्रामवेल ने प्यूरिटन समर्थकों के साथ मिलकर राजा चार्ल्स पहले, पहले का मतलब फर्स्ट, के खिलाफ युद्ध किया और उसे गिरफ्तार कर धार्मिक स्वतंत्रता की दिशा में कदम उठाया। तो इसने तो एक तो गिरफ्तार कर लिया चार्ल्स प्रथम को, और मैंने आपको बताया कि 1649 में उसको फांसी पर भी चढ़ा दिया गया चार्ल्स प्रथम को। और 1649 में ही रंप पार्लियामेंट का स्थापना हो जाता है। जब ये फांसी पे चढ़ाया जाता है चार्ल्स प्रथम को, उसके बाद रंप पार्लियामेंट का स्थापना होता है। और रंप पार्लियामेंट कब से कब तक? 49 से लेकर 53 तक, 1649 से लेकर 1653 तक रंप पार्लियामेंट का शासन रहता है। रंप पार्लियामेंट का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि क्रामवेल अपने आप को सर्वे सर्वा घोषित कर लेता है, नहीं, वो सर्वे सर्वा भी अपने आप को घोषित नहीं करेगा, सर्वे सर्वा आगे जाके घोषित करेगा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग को लगेगा, स्टार्टिंग में पढ़ते जाएंगे आप लोग को लगेगा कि वाह, क्रामवेल कितना अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा कर रहा था, प्रजातंत्र को प्रोटेक्ट कर रहा था, लोकतंत्र का समर्थन कर रहा था, जनता के हित में सोच रहा था। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चलेंगे, आप लोग का एकदम पूरा, वो जो बोलता है ना, आप लोग का सोच ही बदल देगा अचानक, क्योंकि उसके बाद ये एक डिक्टेटर का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, जो कि हम लोग आगे कवर करने वाले हैं। अन्य कारक देखते हैं इसमें क्या है। ईमानदारी और सामाजिक समानता लेकर के आया ये। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा काम कर रहा था। ईमानदारी और सामाजिक समानता, पुरातन शासन को शुरुआत किया ये। पुरातन का मतलब प्यूरिटन, धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहन किया, धार्मिक समृद्धि को प्रोत्साहन किया। आप ये सब के ऊपर भी एक एक पॉइंट, एक एक लाइन, दो दो लाइन कर करके अपना लिख सकते हैं जब आप लोग आंसर अपना रेडी करते हैं तो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे। क्रामवेल ने प्यूरिटन समर्थन, क्या हुआ, प्यूरिटन ब्रिटेन को एक नए धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनका शासन धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में एक महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, और यहीं से आप लोग इसका गृह नीति को भी थोड़ा थोड़ा मेजर करते हुए चल सकते हैं। ये सब क्या है इसका, ये सब इसका गृह नीति ही तो है। गृह नीति का ही तो एलोबरेट कर रहा है ये सब। ठीक है, उसके बाद आता है न्यू मॉडल का आर्मी का उत्थान, जो कि क्रामवेल के उत्थान में सबसे बड़ा फैक्टर रहता है, न्यू मॉडल आर्मी का उत्थान। अब देखिए, कोई भी एक अकेला बंदा जो है अपने आप को डिक्टेटरशिप में नहीं ला सकता है जब तक कि उसके हाथ में आर्मी का कंट्रोल ना हो। आर्मी का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, चाहे वो हम लोग नेपोलियन का बात करें, चाहे हम लोग हिटलर का बात करें, चाहे हम लोग स्टालिन का बात करें, चाहे लेनिन का बात करें, चाहे मुसोलिनी का बात करें, किसी का भी हम लोग बात करें, आर्मी को कंट्रोल में आना बहुत ज्यादा जरूरी है जब तक, अगर आप लोग को डिक्टेटर डिक्टेटर आप लोग को बनना है। ठीक है, तो इसने क्या किया, आर्मी को कंट्रोल छोड़ो, इसने नया आर्मी ही बना लिया इसने, न्यू मॉडल आर्मी, जो कि सैनिक सैनिक वे में और नाविक वे में, मतलब कि नेवल आर्मी भी, मतलब दो तरीका का, एक सैनिक आर्मी वाला और एक नेवल आर्मी। अब आपको तो पता ही होगा कि इंग्लैंड का सेना जाना जाता है उसका नाविक शक्ति के लिए, नेवल आर्मी के लिए इंग्लैंड जाना जाता है। इसीलिए तो इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया, इसीलिए तो इतना इतना उसका कॉलोनी बन गया क्योंकि उसका नेवल पावर ही इतना ताकतवर था कि उसका कोई टक्कर का ही कोई नहीं था। ठीक है, तो क्रामवेल से वो
स्थिति स्टार्ट होता है, न्यू मॉडल आर्मी का उत्थान करता है ये। क्रॉमवेल ने 17वीं सदी के ब्रिटेन में राजनीतिक परिवर्तन का नेतृत्व किया और उनके शासन में सेना का निर्माण करने का प्रयास किया। उनका शासनकाल 1653 से लेकर 58 तक याद रखना है कि इसका शासनकाल है। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग वो वाला चीज रिकैप करते हैं। 1649 में देखिए क्या हो रहा है। 1649 में चार्ल्स प्रथम को फांसी दिया जा रहा है। ठीक है, और 1649 से लेकर के 1653 तक रंप पार्लियामेंट बन रहा है। ठीक है, और फिर 1653 से लेकर के 1658 तक क्रामवेल का शासनकाल रहता है। उसका आकस्मिक मृत्यु हो जाती है उसके बाद इसका, और उसके बाद चार्ल्स द्वितीय शासन करता है, जो कि हम लोग आगे कवर करेंगे। उनका शासनकाल यहाँ इतना तक रहता है। न्यू मॉडल आर्मी की शुरुआत करता है ये। अब न्यू मॉडल आर्मी था क्या, ये बात को भी थोड़ा जानने वाला बात है। क्रॉमवेल ने सेना का पुनर्निर्माण करने के लिए न्यू मॉडल आर्मी का गठन किया। न्यू मॉडल आर्मी जो तकनीकी उन्नति, तेज गति और बेहतर नियंत्रण क्षमताओं के साथ थी। उसने इसमें क्या इंक्लूड कर दिया? तकनीक का प्रयोग कर दिया, सेना में तकनीक का प्रयोग कर दिया, स्थानीय समर्थन का उपयोग किया। पहले क्या होता था, पहले जब चार्ल्स प्रथम जब राजा था, तो जब युद्ध होता था तब एक बहुत बड़ा सेना का गठन किया जाता था, नहीं तो एक छोटा सेना रखा जाता था, जिससे कि अच्छा तरीका से कम्युनिकेट सैनिक लोग आपस में नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। स्थानीयवाद था नहीं, एक दूसरे को जानते नहीं थे, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता था। लेकिन क्रॉमवेल ने क्या किया, स्थानीय जो क्षेत्रीय जो जनता है उसको सेना में भर्ती करना स्टार्ट किया, और एक बड़े पैमाने पे उसने अपना सत्ता को कंट्रोल करने का ट्राई किया ये मॉडर्न आर्मी से। उसका सामाजिक समानता का भावना, इसने स्टार्टिंग में तो सामाजिक समानता का खूब नारा दिया, एकदम खूब नारा दिया। लेकिन ये क्या किया था, जो भी एक इंटरेस्टिंग किया था कि जो भी लिबरल टाइप का आदमी है, मतलब जिसको जो ये बोलता था कि संसद में ये बोलता था कि सबको समानता होना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबसे पहला काम क्रामवेल का रहता था कि इसको बाहर करो। समानता का अधिकार जो भी मांगेगा उसको बाहर करो, सबसे पहला काम वही किया करता था। ठीक है, न्यू थोड़ा अजूबा टाइप का, मतलब ये बंदा स्टार्टिंग में मस्त मस्त काम कर रहा था, फिर अचानक ही आके डिक्टेटरशिप का रूप धारण कर लेता है ये। इसीलिए ना विंस्टन चर्चिल इसको एक डिक्टेटर बोलते हैं। डिक्टेटर मतलब निरंकुशता एकदम बोलते हैं इसको। डिक्टेटरशिप भी बहुत अलग अलग तरीका से होता है, एक होता है फांसिज्म वाला डिक्टेटरशिप। खैर, क्रामवेल के उत्थान और न्यू मॉडर्न आर्मी ने ब्रिटेन की सेना को सुधारित करके एक महत्वपूर्ण युद्ध नीति और नीति का निर्माण किया, जिसने आगे बढ़ते काल में भी योगदान दिया। तो ये वाला जो जो भी मैंने आपको बताया कि ये वाला जो न्यू मॉडल आर्मी था, ये सिर्फ क्रामवेल के टाइम पीरियड में ही सक्रिय नहीं रहता है, ये आगे जाकर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और अंतिम पॉइंट है, 5वां नंबर पॉइंट है पार्लियामेंट का स्थायित्व, जो कि उतना दिन से क्या हो रहा था, उतना समय से संसद वर्सेस राजा ही तो हो रहा था, और क्या हो रहा था, संसद वर्सेस राजा। तो इसने क्या किया, एक अस्थाई संसद रखने का निर्णय लिया, लेकिन पूरा तरह से तो ये भी सफल नहीं होता है। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले आप लोग को कुछ कुछ बात आप लोग को बताना जरूरी है। सबसे पहले इसने बेयरबोन, ठीक है, बेयरबोन संसद का निर्माण किया। बेयरबोन संसद क्यों? क्योंकि ये जो हेड, मतलब इसको जो बनाया गया था बेयरबोन के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए इसको बेयरबोन संसद कहा गया। इसमें क्या हुआ, इसमें क्रामवेल को प्रोटेक्टर, लॉर्ड प्रोटेक्टर का उपाधि दे दिया गया। क्रामवेल को प्रोटेक्टर, अब तो प्रोटेक्टर का मतलब समझ रहे हैं आप, जो कि भूमिका में मैंने आप लोग को बताया था। प्रोटेक्टर का मतलब क्या है? प्रोटेक्टर का मतलब है कि आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स सबका ये करता धरता। इसका मतलब ये आप बन गया करता धरता वेयरबल संसद में। ठीक है, लेकिन ये संसद बहुत दिन तक चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि यहाँ पे भी राजा और संसद के बीच कम्युनिकेशन अच्छा तरीका से नहीं हो पाता है, मतलब कि यहाँ पर भी संघर्ष जारी रहता है, और इसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ये वाला जो गवर्नमेंट था इसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। फिर ये संसद बनाता है 1654 में, फिर संसद बनाता है, जो कि फर्स्ट संरक्षित संसद होता है, मतलब इसको अच्छा संसद के रूप में इसको बोला जाता है। लेकिन अच्छा तो नहीं ही था बेसिकली बोला जाए तो, क्योंकि इसमें भी झगड़ा जारी ही रहा था। ये क्रामवेल और संसद के बीच झगड़ा अभी भी जारी रहा था। ये झगड़ा क्यों हो रहा है? आप लोग को क्या लग रहा है ये झगड़ा क्यों हो रहा है? रंप पार्लियामेंट खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर रंप पार्लियामेंट जिंदा रहता तो झगड़ा नहीं होता। क्यों नहीं झगड़ा होता? क्योंकि रंप पार्लियामेंट में सिर्फ और सिर्फ
इसी का प्रतिनिधित्व था, मतलब इसी का मतलब क्रॉमवेल का ही जो चाहने वाला है, सिर्फ उसी का जो उसका समर्थन है, सिर्फ वही लोग मेंबर था। लेकिन आगे जा करके अलग-अलग, जैसे कि अभी मैंने बियरबर्न के बारे में बताया, तो वहाँ पे क्या किया गया, सबका प्रतिनिधित्व आने लगा, इंग्लैंड का, फिर स्कॉटलैंड का, वेल्स का, और फिर ये आयरलैंड का, सबका प्रतिनिधित्व आने लगा। तो एक तरह से टकराव की स्थिति फिर से उत्पन्न होने लगा। ठीक है, मतलब क्रामवेल का अब तो ये लोग पक्ष में नहीं बोलेगा, जो बोलता था वो रंप पार्लियामेंट में बोलता था, और रंप पार्लियामेंट खत्म हो चुका है। तो इसीलिए फिर से टकराहट की स्थिति उत्पन्न होने लगा, और इसको भी भंग कर दिया गया। इसको भंग करने के बाद क्या किया, सैनिक शासन को लागू किया गया। सैनिक शासन, वही जो अभी मॉडल आर्मी हम लोगों ने अभी कवर किया। ठीक है, तो ये सब कार्यवाही हो रहा था, और इसके बाद होते होते करके फिर एक सेकंड संसद का स्थापना किया गया 1656 में। ठीक है, इसमें क्या किया गया, इसमें सबसे पहले तो 100 को निकाल फेंका बाहर, 100 को बाहर निकाल फेंका जो भी इसका विरोध में बोलता था। ठीक है, ये सब करते करते जनता अब समझने लगा कि नहीं भैया, ये भी थोड़ा गड़बड़ टाइप का इंसान है, ये भी संसद को सही तरीका से चला नहीं रहा है, और ये भी चार्ल्स प्रथम की तरह काम करने लगा। खैर, उसके बारे में तो हम लोग थोड़ा देर बाद हम लोग कवर करेंगे। पार्लियामेंट का स्थायित्व के ऊपर हम लोग अभी कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये 4 पॉइंट आप लोग का दिमाग में क्लियर हो चुका होगा कि हम लोग 4 पॉइंट में क्या-क्या कवर किए। बहुत हार्ड नहीं है, आप लोग यदि अच्छा तरीका से समझने का ट्राई करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसके पहले हम लोग संसद वर्सेस राजा के बारे में हम लोग डीपली डिस्कशन कर चुके हैं 3 वीडियो में। 3 वीडियो संसद वर्सेस राजा के ऊपर आ चुका है, जिसमें कि हर शासन काल में क्या स्थिति था, करते-करते जेम्स द्वितीय के शासन काल तक हम लोग कवर कर चुके हैं। तो वहाँ पर भी आप लोग ये वाला जो आज हम लोग कवर कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप लोग को थोड़ा-मोड़ा इसका वो जो है कॉन्टेक्स्ट आप लोग को वहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग वो भी वाला भी वीडियो जा करके देख सकते हैं। पार्लियामेंट का स्थायित्व के ऊपर क्या किया क्रामवेल ने अपने शासनकाल में पार्लियामेंट को अस्थायी रूप से स्थापित किया। उन्होंने संसद को बनाए रखने के लिए कई सुधार किए और एक अस्थायी निकाय के रूप में स्थापित किया। ठीक है, पार्लियामेंट को सशक्तिकरण सबसे पहले किया, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि हर जगह से जो है प्रतिनिधित्व को अब बुलाने का अवसर मिल गया था, आयरलैंड को, स्कॉटलैंड, ये सबको। ठीक है, तो एक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया ये। पार्लियामेंट को सशक्त किया, इससे नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक शामिल होने का अवसर मिला, क्योंकि अब सब जगह का रिप्रेजेंटेटिव आने लगा था। ठीक है, उसके बाद है कि पार्लियामेंट का सामाजिक रूप, इसने एक सामाजिक रूप बनाया, संवैधानिक उपाय किया गया, मतलब कि आप रूल के हिसाब से चलने का ये फैसला किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए गरीबी कमेटी का निर्माण किया गया। एक गरीबी कमेटी होगा जो कि गरीब लोग हैं उनको देख-रेख करेगा, सामाजिक न्याय और गरीबी मुद्दा का प्रतिनिधित्व करेगा। ये सब तो है, तो बहुत अच्छा-अच्छा काम है ये। और इसने किया भी, निसंदेह स्टार्टिंग में बहुत अच्छा-अच्छा काम किया भी ये। ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक समर्थन, पार्लियामेंट को सामाजिक और राजनीतिक समर्थन के रूप में स्थापित करने से क्रॉमवेल ने लोगों को सरकार के प्रति जागरूक किया और उन्हें सामाजिक परिवर्तन में भागीदारी बनाया। तो ये वाला काम भी किया उसने, जो कि बहुत अच्छा काम था। क्रॉमवेल ने पार्लियामेंट को अस्थायी रूप से स्थापित करने के माध्यम से ब्रिटेन में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। अभी तक तो पढ़ के आप लोग को ये फील हो रहा होगा कि क्रॉमवेल अच्छा इंसान था, क्रॉमवेल बहुत अच्छा था। वो राजनीति में जनता के लिए सोच रहा था, लोकतंत्र को बचा रहा था। लेकिन ऐसा होता नहीं है असल असल मायने में। कोई भी आदमी को, कोई भी नेता को यदि पूर्ण रूप से बहुमत मिल जाए या फिर उसको ये पता चल जाए कि जनता हमको सर्वे सर्वा मानता है, तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि वो अपने आप को डिक्टेटर के रूप में फ़ॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। जो हम लोग को आगे भी देखने को मिलेगा कि आगे आगे जाकर के क्या होता है क्रॉमवेल के साथ। क्रॉमवेल तो मस्त से अपना जीवन व्यतीत करता है और अचानक जो है 58 में इसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, लेकिन 58 में मृत्यु होने के बाद क्या होता है, इसका बाद जो चार्ल्स द्वितीय, जो कि चार्ल्स प्रथम का जो बेटा होता है, चार्ल्स द्वितीय, ये क्या करता है, ये जो क्रामवेल का जो कब्र है, क्रामवेल मरने के बाद जिस कब्र में उसको लेटाया गया, चार्ल्स द्वितीय ऐसा करता है कि उस कब्र से उसका बॉडी को निकलवा करके पुनः फांसी देता है। आप सोच सकते हैं कि क्या किया गया उसके साथ। मतलब कि एक मरा व्यक्ति को आप कब्र से निकाल करके पुनः फांसी दे रहे हैं,
मतलब ये चीज आप लोग को विरोध दर्शाता है कि किस प्रकार से विरोध उत्पन्न था उस टाइम पे क्रामवेल को लेकर के। उसका शासन पीरियड में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब चार्ल्स द्वितीय जब गद्दी संभालता है तब ऐसा देखने को मिलता है। तो वही महान हस्ती के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको कि कब्र से निकाल करके पुनः फांसी दे दिया जाता है। बताइए, थोड़ा ताज्जुब वाला बात है ये वाला। खैर, क्रामवेल के उत्थान के कारण ब्रिटेन में एक नए युग का शुरुआत हुआ है, जिससे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से समृद्धि की दिशा में बदलाव किया। उनका प्रभाव ब्रिटेन इतिहास में एक महत्वपूर्ण है और उन्हें एक उदार और प्रबुद्ध नेता के रूप में याद किया जाता है। तो ये तो है आप लोग का क्रामवेल के उत्थान का कारण। आई होप कि क्रामवेल का उत्थान का कारण आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या था क्रामवेल का उत्थान, कैसे हो रहा था, नहीं हो रहा था। अच्छा, एक चीज और जो कि मैं समराइज करना चाहता हूँ आप लोग के सामने, रंप पार्लियामेंट के टाइम पीरियड में इतना इतना ताकत जो है वो कैसे आ गया क्रामवेल के हाथ में, ये वाला बात भी आप लोग को थोड़ा सा समझना होगा। पहला बात तो ये है कि रंप पार्लियामेंट में जो भी बैठा वो क्रामवेल के सपोर्ट में था, ये बात तो समझ में आ गया। इसके अलावा इसके अलावा उसने वार किया। किसके 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 खिलाफ वार किया? उसने आयरलैंड, स्कॉटलैंड दोनों के खिलाफ वार किया। जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वो मैप में बताया था कि इंग्लैंड में यहाँ पे आयरलैंड है, यहाँ पे स्कॉटलैंड है, यहाँ पे इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड से निकल करके इसने आयरलैंड के खिलाफ भी वॉर किया। आयरलैंड के खिलाफ, जिसको कि वैक्सफोर्ड या फिर डोंगडेडा का युद्ध बोला जाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। यदि आप लोग का ऑब्जेक्टिव में यदि क्वेश्चन आया तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। वैक्सफोर्ड युद्ध इसको कहा गया, जो कि आयरलैंड के साथ लड़ा गया था। ठीक है, और स्कॉटलैंड के भी साथ वो 1650 में स्कॉटलैंड के भी साथ लड़ता है, और इसका नाम दिया जाता है डनबार का युद्ध। ठीक है, डनबार का युद्ध। तो ये वाला युद्ध भी लड़ा जाता है। और ये दोनों युद्ध जीतने के बाद क्या करता है, ये दोनों युद्ध जीतने के बाद वहां पे एक एक कमांडर को रख देता है, एक एक कमांडर को। जैसे कि स्कॉटलैंड में रख देता है, आयरटन को रख देता है। स्कॉटलैंड में जनरल आयरटन को रख देता है, और फिर आयरलैंड में भी रख देता है। नहीं नहीं नहीं, ये जो स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड में आयरटन को नहीं रखता है, ये आयरलैंड में आयरटन को रखता है, और स्कॉटलैंड में रखता है मॉन्क को। ठीक है, मॉन्क को, जनरल मॉन्क को नियुक्त करता है आयरलैंड में। तो जहां भी ये वॉर कर रहा था वहां पे एक अपना समर्थक को वहां रख दे रहा था। इसी तरह धीरे धीरे इसका शक्ति का जो है रंप पार्लियामेंट में विस्तार होते चला गया। और जो भी अलग बंदा थे, अलग मतलब कि अलग रंप पार्लियामेंट से जो अलग था, वो भी अब धीरे धीरे इसको कहीं ना कहीं मानने लगा था कि क्रामवेल के पास एक शक्ति है जिससे कि वो देश को चला सकता है। इसीलिए आगे जाकर के क्या होता है, आगे जाकर सब सब जो है अपना हाथ खड़ा कर देते हैं कि आप ही जो है माई बाप मेरा है। जो कि हम लोग वो बेयरबेन संसद में हम लोग देख सकते हैं कि लॉर्ड प्रोटेक्टर किस प्रकार से क्रामवेल को बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब सिनेरियो रहता है क्रामवेल के उत्थान का। और हम लोग आगे देखेंगे इसका गृह नीति क्या था। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्रामवेल का उत्थान कैसे 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 हो रहा है। एक बार फटाक से रिकैप मार लेते हैं, वीडियो बहुत लंबा भी हो चुका है। तो क्रामवेल का उत्थान का हम लोग मेनली 5 कारण को हम लोग कवर किए। सबसे पहला कारण तो सिविल युद्ध के ऊपर था, जो कि चार्ल्स प्रथम के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था कि राजनीतिक अस्थिरता थी यहाँ पे, राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता थी, इसके कारण हुआ। आई होप कि इसके ऊपर पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट था प्यूरिटीन धर्म के ऊपर सवाल था यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं कि धर्म के ऊपर भी आप लोग क्लियर हो चुके होंगे, और 3-4 पॉइंट इसके ऊपर भी लिख सकते हैं। कैथोलिक को नहीं मानता था, और ये वगैरह वगैरह जो भी हम लोग कवर किए। ठीक है, चौथा पॉइंट था न्यू मॉडल के ऊपर, जो कि अपना एक आर्मी को संगठन करता है वो। तो इसमें भी उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और पांचवा नंबर पॉइंट है कि पार्लियामेंट को वो अस्थायित्व कर दिया। पार्लियामेंट का अस्थायित्व में आप लोग दिखाएंगे, पीछे से दिखाएंगे कि बहुत सारा पार्लियामेंट बन चुका था, लेकिन बाद में जाके इसने पार्लियामेंट को अस्थायी रूप से स्वीकार किया। लेकिन ये भी पूर्ण रूप से अस्थायी नहीं होता है, क्योंकि आगे जाके जब चार्ल्स द्वितीय आएगा, फिर यही से कनेक्ट होते 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 चार्ल्स द्वितीय के बाद फिर कौन आएगा, चार्ल्स द्वितीय के बाद ही आएगा जेम्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय के बाद आएगा जेम्स द्वितीय। क्रोनोलॉजी आप लोग एक बार समझिए। ठीक है,
सबसे पहले आ रहा है चार्ल्स प्रथम आ रहा है, ठीक है। ये वाला क्रोनोलॉजी आप लोग समझिए ताकि आप लोग को बहुत अच्छा से आप लोग को हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड समझ में आ जाए। सबसे पहले चार्ल्स प्रथम आ रहा है, ठीक है। चार्ल्स प्रथम को फांसी दिया जा रहा है, 1649 में इसको फांसी दिया जा रहा है। उसके बाद कौन आ रहा है, उसके बाद आ रहा है क्रामवेल। क्रामवेल आ रहा है जो कि 1653 से लेकर के 58 तक ये शासन करता है। इससे पहले रंप पार्लियामेंट का स्थापना हो जाता है, कब से कब तक, 49 से लेकर के आप लोग का 53 तक, ठीक है, रंप पार्लियामेंट। क्रामवेल के बाद आएगा चार्ल्स प्रथम। चार्ल्स प्रथम आएगा क्रामवेल के बाद, जो कि एक बहुत लंबा शासन पीरियड इसका भी रहता है। उसके बाद आएगा जेम्स द्वितीय। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा जेम्स द्वितीय, ठीक है। जिसके टाइम पीरियड में 1688 का गौरवपूर्ण क्रांति होता है। और गौरवपूर्ण क्रांति में भी एक पॉइंट रहता है कि संसद वर्सेस राजा का संघर्ष तब तक जारी ही रहता है। संसद वर्सेस राजा का संघर्ष जारी ही रहता है तब तक, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी आप लोग को समझना आसान है, मतलब कि जरूरी है, क्योंकि इसके बाद आगे जा करके फिर जब विलियम थर्ड जब गद्दी पर बैठता है, ये गौरवपूर्ण क्रांति के बाद, तब जा करके कहीं ना कहीं इंग्लैंड का राजनीति जो है थोड़ा सा पटरी पर आना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग का क्रॉमवेल का उत्थान आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये सिर्फ नोट्स का बात नहीं है, आप लोग को पीछे का बैकग्राउंड भी उम्मीद करता हूँ कि सारा समझ में आ गया होगा, पीछे भी जो भी कुछ भी हुआ, क्योंकि नोट्स से बहुत कुछ हट के भी हम लोग कवर कर चुके हैं जो आप लोग को नोट्स में नहीं है। तो कॉपी में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कॉपी मतलब अपना नोट्स खुद से तैयार कर रहे होंगे, और अपना आंसर भी आप लोग खुद से रेडी कर रहे होंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप यही आंसर लिखे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग अपना मन से जो भी समझ में आया वो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम पे वो अपना अपना आंसर को शेयर कर सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। 40 मिनट तक यदि आप लोग अभी तक बने हुए हैं अभी तक, तो वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके जरूर ये बताना कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, या फिर कुछ कहीं प्रॉब्लम आ गया। क्योंकि इस चैनल पे यदि आने के बाद भी यदि कोई टॉपिक में यदि प्रॉब्लम रहता है, तो फिर यहाँ पे आने का कोई फायदा नहीं है, मेरा भी यहाँ बताने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मेरा पर्पस ये रहता है कि यहाँ पे कोई भी आए तो डाउट लेकर कम से कम तो ना ही जाए, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट आप लोग के लिए खुला हुआ है, बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो डिसलाइक करके आप लोग ये भी बता सकते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, क्या सुधारने का जरूरत है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो वही जो बताए वो करना है, लाइक या डिसलाइक, और डिसलाइक करके बता देना है कि क्या पसंद नहीं आया। अब हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 में, जिसमें कि हम लोग गृह नीति और फिर विदेश नीति, इसका गृह नीति और विदेश नीति को कवर करेंगे, जो कि आज से ही मिलता जुलता होगा लेकिन कुछ कुछ पॉइंट अलग होगा। तो वो उस पार्ट 2 में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।